हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक एक करके हम लोग 75 क्वेश्चंस के सीरीज़ को हल करने का हम लोगों ने ये सीरीज़ चालू किया है। जिसमें पार्ट फर्स्ट, ये जो सीरीज़ 2 का है वो पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज़ 1 के पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि 75 क्वेश्चन का एक वीडियो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिए हैं। ये हमारे दूसरी सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मतलब कि सॉल्व करेंगे, जो कि यूपीआरवीएनएल और यूपीपीसीएल TG2 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो साइकिल प्रति सेकेंड और हर्ट्ज दोनों होता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी आवृत्ति का मान 70 हर्ट्ज है तो उसका कोणीय वेग यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा। फार्मूला ध्यान रखिए, ओमेगा यानी कि कोणीय वेग का फार्मूला मान निकालने का फार्मूला होता है 2πf। पाई का मान आप 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। तो जब इसको हल किया जाएगा तो उस स्थिति में आपका वैल्यू जो आ जाएगी 2 × 22/7, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी है वो 70 दिया हुआ है। ठीक है। तो 7 से ये कट जाएगा और आपका 10 बार में 220 × 2 यानी कि 400 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 220 में जब 2 से गुणा कराएगा तो 440, यानी कि जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में आवृत्ति का मान कितना है। इसको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। 50 हर्ट्ज भारत में आवृत्ति की वैल्यू होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेज सप्लाई में तीनों फेजों के बीच कितना कोण होता है। तो ध्यान दीजिए, एंगल जो होता है तीनों फेजों के बीच निकालने का वो फार्मूला होता है जो इसका 360/n फार्मूला इसका होता है। ठीक है। जहाँ n क्या होती है, फेजों की संख्या होती है। तो 360 में 3 फेजों के बीच में निकालना है, तो 360/3 जब कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। उसी प्रकार आपको 4 फेज 5 फेज के बीच में निकालना है, तो बटा में आप 4 और 5 रख करके उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 6 फेजों के बीच कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनरेटर का कार्य क्या होता है। तो जनरेटर का कार्य आपको सीधे से समझ लेना है कि वो विद्युत का उत्पादन करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके। तो ऑप्शन है बी नंबर, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर का क्या काम होता है। अब मोटर ठीक जनरेटर के उल्टा होता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ध्यान ये रखना है कि आपको मोटर कोई भी घर में होगी, आप देखते होंगे, तो उसको चलाने के लिए आप किस चीज़ का यूज करते हैं। जब लाइन आती है तभी चलता है ना, और जब लाइट आती है तो उसी के द्वारा पानी अगर खींचना हो या फिर आटा चक्की चलाना हो या धान कूटने वाली मशीन चलाना हो, तो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो आप इस तरह से याद करते हैं कि विद्युत ऊर्जा जब दी जा रही है तो वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो यही काम करेगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसी मशीन कौन सी है, इनमें से कौन मशीन है जो एसी पे काम करती है। तो इंडक्शन मोटर भी और सिंक्रोनस मोटर दोनों क्या होती है, एसी सप्लाई पे काम करती है। ये शुद्ध एसी मशीन है, जबकि सिंक्रोनस मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक के क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करंट की वैल्यू पर निर्भर करता है, धारा की दिशा पर और पदार्थ की प्रकृति पर क्या होता है, इसका निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है। ध्यान दीजिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि वो एक स्टैटिक डिवाइस होती है। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे अधिक दक्षता वाली मशीन कौन है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसीलिए उसमें जो हानियाँ होती हैं अन्य घूमने वाली मशीनों की अपेक्षा कम होती है। तो जब हानियों की वैल्यू कम होगी तो उसकी इफिशियंसी यानी कि दक्षता क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वो सही सबसे अधिक दक्षता वाली मशीन हो जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट ऑफ एनी मशीन टू इनपुट ऑफ दैट मशीन, यानी कि किसी मशीन के आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, उसका इफिशियंसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी मशीन में इनपुट का मान आउटपुट के बराबर हो जाए तो दक्षता कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ईटा से प्रदर्शित करते हैं दक्षता को, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका जो फार्मूला होता है आउटपुट बटा में इनपुट। तो मान लीजिए कि कोई एक मशीन है जिसका आउटपुट जो है वो 2 किलोवाट है और इसका इनपुट भी क्या है, 2 किलोवाट। जैसे कि क्वेश्चन में दिया कि आउटपुट और इनपुट का मान बराबर हो जाए, तो 2 से 2 कट जाएगा, गुणे 100, तो परसेंटेज में दक्षता इसकी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, सबके आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो एसी टाइप का होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। कम्यूटेटर, ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है वो डीसी मशीन में किया जाता है, और यह डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है उसको डीसी में बदलने का काम करता है, तथा डीसी मोटर में जो सप्लाई दी जाती है उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कम्यूटेटर वर्क्स बोथ एज एन इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, यानी कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों की तरह क्या करता है, वो कार्य करता है, एसी को डीसी में भी और डीसी को एसी में बदलने का। यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि ब्रश का काम क्या होता है। तो ब्रश जो होता है, अभी जैसे बताया गया, कम्यूटेटर के ठीक ऊपर ब्रश लगाया गया रहता है जो करंट को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी कि कलेक्ट दी करंट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि फील्ड वाइंडिंग का क्या कार्य होता है। तो ध्यान दीजिए, फील्ड वाइंडिंग का एकमात्र कार्य है और वो कार्य है फ्लक्स का उत्पादन करना। वो फ्लक्स उत्पादित करती है जिसके कारण फ्लक्स जो होता है आर्मेचर के चालकों को काटता है और वोल्टेज क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न धारा की दिशा को किस नियम से ज्ञात किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो धारा उत्पन्न होती है उसको ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल जो होता है, उसके द्वारा हम फ्लेमिंग में जो जनरेटर में धारा उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाए तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह किसका नियम है। तो यह नियम जो है माइकल फैराडे ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जनरेटर में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज या करंट की दिशा ज्ञात की जाती है, और फैराडे के नियम से जनरेटर में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसके मान को क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है। लैप वाइंडिंग में देखिए, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, पी, यानी कि पोलों की संख्या का क्या होती है जी, बराबर होती है। याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखिए एल ए पी यानी कि लैप वाइंडिंग, तो लास्ट में ए पी आ रहा है, यहाँ बराबर लगा दिए, ये बराबर क्या होता है, पी के बराबर होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया वेव वाइंडिंग में क्या होता है। जैसे कि अभी लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी था, तो वेव वाइंडिंग में ए जो होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि 2 होता है, ये पी जो है ये एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है। वेव वाइंडिंग में ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि पोल पिच का मान क्वाइल के स्पैन के बराबर हो तो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न करेगा। तो निश्चित रूप से फुल पिच वाइंडिंग में ही अधिकतम वोल्टेज क्या होगा, उत्पन्न होगा। बी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डमी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, डमी कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है जिसमें वोल्टेज का उत्पादन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जैसे आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर में एक साइड उसको बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ताकि वो क्या हो सके, जब घूमे तो किसी भी तरफ उसके वो जो मतलब कि मैकेनिकल फोर्स उस पर समान रूप से कार्य कर सके। तो जिधर अगर कंडक्टर की संख्या कम हो जाती है तो उधर क्या करता है ना कि खाली कॉइलिंग करके वहाँ पर मतलब कि कुंडली को रख दिया जाता है, ताकि दोनों तरफ का भार बराबर बना रहे। उसी के लिए डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए जो कॉइल होती है डमी कॉइल, उसका प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कौन सा लॉस ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर में या किसी मशीन में जो शॉर्ट सर्किट, जनरली ट्रांसफार्मर में ही करते हैं, या फिर इंडक्शन मोटर होगी उसमें भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ठीक है। जबकि एडी करंट लॉस और जो हिस्टेरिसिस लॉस है ये आयरन लॉस के भाग हैं, इसको हम ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। आयरन लॉस 2 प्रकार की होती है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको कि मैग्नेटिक लॉस या जो होता है नो लोड लॉसेस भी कहते हैं। जो ये आयरन लॉस होती है, नो लोड से फुल लोड तक क्या होती है, एक समान बनी रहती है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपन सर्किट इज परफॉर्म्ड ऑन विच साइड। जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो किस तरफ किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है हमेशा लो वोल्टेज साइड में किया जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात और ध्यान रख लीजिए
कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो जो होता है आपका ये जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किया जाता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड को ओपन रखा जाता है और सारे इक्विपमेंट लो वोल्टेज साइड यानी कि प्राइमरी साइड में रखे जाते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट किस तरफ किया जाता है तो लो वोल्टेज साइड, और अगर आपसे पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सी साइड को ओपन रखा जाता है तो हाई वोल्टेज साइड, और अगर आपसे पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर इत्यादि पर आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग भी हमारी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं वो लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसकी क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।